वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा नया टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि सीबीएसई द्वारा निर्देशित एक कार्यक्रम है। और सीबीएसई के इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी गवर्नमेंट यह चाहती है कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से आपसी मेल मिलाप को बढ़ाएं। उसके लिए सीबीएसई का यह प्रोग्राम है जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपस में कुछ जोड़े बनाए गए हैं। जो जोड़े में जो राज्य आते हैं वो एक दूसरे के ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की विशेषताओं और जानकारियों से अवगत होंगे, ताकि वो उन दोनों राज्यों में आपसी मेल मिलाप बढ़े। इसी संदर्भ में हमारे राजस्थान का पेयर असम के साथ बनाया गया है। इसका मतलब है कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को असम के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और असम के राज्यों को राजस्थान की। तो इस वीडियो में हम असम की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं असम की बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एरिया या जिस स्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आखिरकार है कहाँ। तो हमारे इंडिया के मैप में ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है, इसमें ये जो बीचों बीच का हाईलाइटेड इलाका आप देख रहे हैं ये है असम। और ये भारत के 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले 7 राज्यों के बिल्कुल बीचों बीच में है। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ज़्यादा पीछे ना जा करके मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से इसको नाम मिला। क्या हुआ था कि 1228 के दौरान असम के आसपास के इस पूरे एरिया में चाइना के एहोम साम्राज्य के लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। अब यहाँ पर एहोम लोगों का शासन था, इसीलिए इसको पहले एहोम नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि असम का पुराना नाम क्या था, एहोम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना के एहोम किंगडम, एहोम साम्राज्य का शासन था। फिर जब तक अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे तब तक एहोम साम्राज्य ही चल रहा था असम में। फिर जब अंग्रेज़ लोग आते हैं तो 1829 के बाद एहोम साम्राज्य का पतन हो जाता है और ये पूरा असम फिर अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल पार्टीशन। उस दौरान आज का ये बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार बंगाल का ये पूरा इलाका एक ही बंगाल में आता था और अंग्रेज़ों ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। इसे ही बंगाल पार्टीशन मीन्स बंगाल विभाजन कहते हैं। तब ये जो असम है ये पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा बना और असम नाम से अलग राज्य के रूप में जाना गया। फिर उसके बाद 1947-50 में क्या हुआ, 1947 में जब ये बंगाल जो है, ये पूर्वी बंगाल, ये पूर्वी पाकिस्तान बन रहा था, तब यह डर था कि कहीं ये असम भी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ना चला जाए। लेकिन यहाँ पर गोपीनाथ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया और असम को पूर्वी पाकिस्तान से अलग रखा और भारत में शामिल कर लिया। कब? 1950 में। तो 1950 में असम भारत का हिस्सा बन गया। और फिर उसके बाद असम में जो भी असम के लोग थे उन सब को पंजीकृत करके एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया गया, जिससे पता चल सके कि कौन से लोग असमीज़ हैं, असम के हैं। फिर 1956 में जब हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत में सबसे पहले राज्य बनाने स्टार्ट किए तो उसमें एक राज्य बना असम, जो आज हमारे यहाँ 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। पहले ये सब असम में ही मिले हुए थे, एक ही असम था 7 को मिला करके। फिर बाद में धीरे धीरे ये असम से अलग होते गए, जैसे कि 1963 में नागालैंड असम से अलग हुआ, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों अलग हुए। फिर 1987 में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश ये दोनों भी असम से अलग हुए और फिर मिलकर के बन गए 7 पूर्वोत्तर राज्य, जो आज हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। अब ये तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जब आप असम की बात करें तो एनआरसी इश्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो एनआरसी इशू है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये सबसे पहले असम में स्टार्ट हुआ, आज भी असम में ही जारी है और अभी तक असम के अलावा देश के अन्य किसी राज्य में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एनआरसी असम से ही स्टार्ट हुआ, इसलिए हमें एनआरसी को भी असम के साथ जोड़ करके समझना है। एनआरसी क्या है, एनआरसी इशू क्या है? एनआरसी की फुल फॉर्म जैसा कि अभी मैंने बताया, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है कि कौन कौन से नागरिक हैं जो भारतीय हैं और कौन कौन से विदेशी लोग हैं।
तो ये काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये प्रूफ कैसे करेंगे हम कि कौन भारतीय है कौन विदेशी है। कई लोगों के पास प्रूफ नहीं है और वो भारतीय हैं, और कुछ लोग भारत में कुछ जुगाड़ करके भी बनवा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो नहीं है उनको भी रख लें और जो हैं उनको बाहर निकालें। तो ये समस्या बनी हुई है। लेकिन ये समस्या स्टार्ट कैसे हुई उसको देखते हैं हम। तो असम जो राज्य है ये अंग्रेज़ों के अंडर में था जब, तभी यहाँ पर अंग्रेज़ों ने चाय के बागान लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ चाय का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अब उसको देख करके बिहार और उड़ीसा आसपास के सभी लोग असम की ओर आने लगे काम की खोज में। ये असम के लोगों को पसंद नहीं था कि बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये तब से ही विरोध में लगे हुए थे कि बाहरी लोगों को असम से बाहर निकालो। तो ये हमेशा असम में लगा ही रहता था, विदेशियों का बाहरियों का जो एक तरह से विरोध जारी रहता था। फिर 1971 में जब ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और पश्चिमी पाकिस्तान ने इन पर पूरी तरह से प्रताड़ना और तानाशाही एक तरह से स्टार्ट कर दी, दमन करना शुरू कर दिया, तो पूर्वी पाकिस्तान के कई लोग यहाँ से भाग करके असम में शरण लेने लगे और असम में शरणार्थी बनने लगे। ये बात फिर से असमी लोगों को पसंद नहीं आई कि फिर से बाहरी लोग हमारे असम में आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के आएंगे तो हमारे संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा और हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर से असम के लोगों ने विरोध स्टार्ट किया, खास करके असम के विद्यार्थी संगठन आसू ने इसको एक आंदोलन की तरह स्टार्ट किया कि जो 1971 में शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आए हैं या बाहर से भारत में आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो ये विरोध धीरे धीरे बड़े आंदोलन में तब्दील होता गया, हिंसा भी होने लगी, मारकाट भी होने लगी, यहाँ के लोग विदेशी लोगों को मारने लगे, विदेशी अपने आप के बचाव में यहाँ के लोगों को मारने लगे। फिर ये मामला सरकार तक पहुँचा और 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस पर समझौता किया। आसू के जो अध्यक्ष थे वो और प्रधानमंत्री जी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें यह तय किया गया कि 1971 से पहले जो लोग आए हुए थे उनको तो असम में रहने दिया जाएगा और भारतीय नागरिकता भी दी जाएगी, लेकिन 1971 के दौरान और उसके बाद में जो लोग विदेशों से भारत में आए हैं उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा जाएगा। तो इसके लिए एनआरसी मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को फिर से अपडेट किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा कि कौन से लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो बेचारे वो फंस जाएंगे, क्योंकि फिर वो विदेशी कहलाएंगे। तो ये आसान काम नहीं था, क्योंकि जांच जो है वो कठिन काम है। हमारे देश में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया गया शुरू से जो नागरिकता को प्रूव करता हो, तो इस चक्कर में ये काम थोड़ा सा स्लो पड़ गया। लेकिन आसू का विरोध जारी रहा, असमी लोगों का विरोध जारी रहा। समय समय पर सरकारों ने इसके लिए अपडेट करने की आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी काम अच्छे से हुआ नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में आवाज़ उठाई, फिर मनमोहन सरकार ने 2005 में इसके लिए काम शुरू किया, लेकिन फिर भी वो विरोध होने के कारण, हिंसा होने के कारण बार बार काम रुकता रहा। फिर जाकर के 2013 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचा और फिर कोर्ट की निगरानी में असम में पहले मसौदे की जांच शुरू हुई कि कौन बाहरी है कौन भारतीय है। फिर पहले मसौदे की जब जांच पूरी हुई 2017 में उसकी रिपोर्ट आई, 2018 में आंकड़े पेश किए गए पूरे देश के सामने, तो पाया गया कि असम में 40 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहरी हैं, जिनके पास भारत का कोई प्रूफ नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा मैटर हो गया। फिर ऐसे ही गर्मजोशी के माहौल में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2019 को संसद के अपने भाषण में यह ऐलान कर दिया कि जो एनआरसी रजिस्टर असम में बनाया जा रहा है, यही जांच असम के बाद फिर पूरे देश में भी की जाएगी। पूरे देश में वो लोग जिनके पास यहाँ का भारतीय होने का कोई प्रूफ है उनको इस रजिस्टर में शामिल किया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनको या तो समय दिया जाएगा वो अपने आप को प्रूफ करें, नहीं तो अगर वो विदेशी पाए जाते हैं तो उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा। अब पूरे देश में फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, क्योंकि जिन लोगों को डर था कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उनको देश से निकाले जाने का खतरा हो गया। विपक्ष भी गवर्नमेंट के इस निर्णय के खिलाफ हो गया और कई राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से भी इसके बारे में विरोध होता रहा। तो ये विरोध आज भी जारी है। अभी भी मुद्दा असम तक ही सीमित है। असम में पहले मसौदे की जांच से ये आंकड़े आए, अब दूसरे मसौदे की जांच जारी है। अब असम के बाद ये पूरे देश में लागू होता है या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी फ़िलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि एनआरसी
जो रजिस्टर है ये एक तरह का नागरिकता रजिस्टर है, जिसमें देश के नागरिकों को पंजीकृत रजिस्टर्ड किया जा रहा है, और जो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब वो नागरिकता के दायरे से बाहर हैं। और ये जांच अभी तक सिर्फ और सिर्फ असम में हुई है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एनआरसी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो असम से। अभी तक कितने राज्यों में हुआ, सिर्फ असम में ही हुआ। तो इस हिसाब से एनआरसी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब असम जो राज्य है इसमें टोटल 33 ज़िले हैं, और इसका नाम, राज्य का नाम असम है, राजधानी का नाम दिसपुर है। यहाँ के अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और वो किस पार्टी से हैं, बीजेपी से। गवर्नर यहाँ के हैं जगदीश मुखी। हाई कोर्ट यहाँ गुवाहाटी का लगता है, और स्टेट लैंग्वेज है असमीज़, मतलब असमी भाषा है इनकी। और इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 है। ये एक सदनीय विधानसभा ही है, एक सदनीय विधानमंडल है, इसमें विधान परिषद नहीं है। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर है 14, और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 7। तो ये सब हुए पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अब ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो असम की लोकेशन कहाँ पर है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि असम 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले 7 राज्यों के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसकी सीमाएं ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और इसके अलावा भूटान और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है। फिर इसके एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे देश में 16वें रैंक पर आता है, मतलब 15 राज्य से बड़े हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट ज़िले हैं इसमें 33, और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है कार्बी एंगलोंग, और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है साउथ सलमारा। इसके अलावा अगर इसमें एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, मतलब कि इसके जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, दूसरा एरिया ऑफ कच्छार माउंटेन्स, और एरिया ऑफ सुरमा वैली, मतलब कि इसमें मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं और घाटियाँ भी हैं। तो असम का जो उत्तरी इलाका है वो उत्तरी इलाका माजुली द्वीप के आसपास वो ब्रह्मपुत्र प्लेन का है, फिर कच्छार माउंटेन्स हैं, और फिर सुरमा वैली है इसके साउथ में। इसके अलावा जो सबसे अच्छी इसकी भौगोलिक विशेषता है वो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे देश में इसी असम में है माजुली। ये नदी द्वीप है, मतलब एक नदी के बीच में एक आइसलैंड, चारों ओर पानी ही पानी। तो नदी के बीच में जो द्वीप होता है उसे रिवराइन आइसलैंड कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड हमारे देश के असम में है, वो है माजुली। इसके अलावा एक और विशेषता है इसकी सॉइल्स, मतलब कि यहाँ एलुवियल और माउंटेन, पर्वतीय और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं असम की भौगोलिक विशेषताएं। फिर आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ। देखें अगर हम, तो असम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, मतलब कृषि प्रधान राज्य है। इसकी 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, और लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। इसके अलावा असम में डिगबोई ऑयल फील्ड भी है, डिगबोई तेल शोधन कारखानाएँ, या फिर यहाँ से कहें तो यहाँ से तेल, मतलब कच्चा तेल निकलता है। ये भी असम की इकोनॉमी का एक आधार है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी असम की लाइफलाइन है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाके को सिंचित करती है, वहाँ के विकास को आधार देती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र भी इसके विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा असम के आर्थिक व्यवस्था में टूरिज़्म का भी अहम रोल है। असम की जीडीपी की बात करें तो 4.09 लाख करोड़ है, और जीडीपी की रैंक पूरे देश में 70वें नंबर पर आती है, मतलब 16 राज्य से आगे हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र। फिर इसकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 82,078 रुपये है। और गरीबी रेट की बात करें तो 32% लोग असम में गरीब हैं, और पॉवर्टी रैंक में गरीबी जो श्रेणी है उसमें असम 22वें नंबर पर आता है। ये हो गई इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन की बात। अब आगे देखते हैं जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं असम के। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तब असम की टोटल जनसंख्या 3.12 करोड़ थी, और अब 2020 में लगभग इसकी जनसंख्या 3.60 करोड़ है।
जिनमें से 51% पुरुष और 49% महिलाएं हैं। अब जनसंख्या के हिसाब से असम 15वें नंबर पर आता है, मतलब 14 राज्यों में इससे भी ज़्यादा जनसंख्या है। फिर डेंसिटी की बात करें तो प्रत्येक किलोमीटर पर असम में 398 व्यक्ति पाए जाते हैं, जो कि देश के डेंसिटी लेवल से भी ज़्यादा है। बर्थ रेट यहाँ पर 22 बर्थ होते हैं प्रति 1000 जन्म में, और डेथ रेट में 7 मृत्यु होती हैं प्रति 1000 लोगों पर। सेक्स रेशियो की बात करें तो 958 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और लिटरेसी रेट की बात करें तो 72% लोग एजुकेटेड हैं असम में। फिर असम से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि असम का जो राज्य डांस है वो है बिहू, और राज्य पक्षी वो है वाइट विंग्ड वुड डक, जो कि इस तरीके से दिखता है। इसके अलावा स्टेट एनिमल मतलब राज्य पशु जो है वो है वन हॉर्न डायनासोरस, एक सींग वाला गैंडा, ये यहाँ का राज्य पशु है। स्टेट फ्लावर मतलब कि राज्य फूल जो है वो है फॉक्सटेल ऑर्चिड, जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और स्टेट ट्री है होलोंग, जो इस प्रकार से उसके पत्ते दिखाई देते हैं। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी असम के बारे में। तो आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि असम की लोकेशन कहाँ है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा, इसकी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, इसकी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, इसकी इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, और इसकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एनआरसी के मुद्दे को भी हमने डिस्कस किया। अब आपको इन सब के साथ साथ एनआरसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम पर हमारे देश का एक बर्निंग पॉइंट है, एक ज्वलंत मुद्दा है, पूरे देश में इसकी बातचीत हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनआरसी मुद्दा क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये स्टार्ट हुआ और आज ये किस स्थिति में है। तो एनआरसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इस टाइम ये सिर्फ असम से ही स्टार्ट हुआ है और असम तक ही सीमित है, और अभी तक हमारे पूरे देश में सिर्फ असम में ही एनआरसी की जांच जारी है। लेकिन हमारे गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि देश में भी इसके बाद इसकी जांच होगी। तो आज का पूरा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स टू वॉच।